गर्मी का कहर। अपनी छोटी सी झोपड़ी में मालती अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी और गर्मी की वजह से उसके बच्चे परेशान हो रहे थे कि तभी उसकी बेटी रिया ने कहा, माँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये पंखा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये गर्मी का मौसम कब जाएगा? बेटा अभी तो गर्मी शुरू हुई है, कम से कम 3-4 महीने तक गर्मी का मौसम रहने वाला है। कोई बात नहीं, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मटके का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अब मालती जाकर मटका खोलकर देखती है तो गर्मी की वजह से मिट्टी के मटके का सारा पानी भी सूख गया था और मालती ने कहा, इस मिट्टी के मटके का पानी भी अभी खत्म होना था। कोई बात नहीं बच्चों, तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए जाकर गांव के कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। मालती ये बोलकर मिट्टी का मटका उठाए, पैरों में चप्पल पहने धूप में कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में चलते हुए उसकी चप्पल टूट जाती है। भगवान, क्या सारी परीक्षा हम गरीबों की ही लेनी है? अमीर लोग अपने घर में कूलर पंखे में आराम से बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं, और हम लोग यहाँ पर सुकून के ठंडे पानी के लिए भी तरस रहे हैं और तू हमारी परीक्षा ले रहा है। मालती ये बोलकर उदास हो जाती है और उसके बाद टूटी हुई चप्पल के साथ ही लंगड़ाते हुए कुएं तक जाती है और पानी भरकर घर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या का घर था। संध्या घर के जमींदार की बहू थी। वो अपने घर में एसी चलाकर बैठी हुई होती है और खुद से कहती है, सच में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है बाहर। अच्छा है हम किस्मत वाले और अमीर हैं, हमें तो इस गर्मी के कहर को बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। संध्या यही सब सोचकर खुश हो रही होती है कि तभी कमरे के अंदर उसकी सास कुसुमलता का आना होता है और वो कहती है, संध्या बहू, मैं सोच रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक ये गर्मी अपना कहर बरसा रही है, हम लोग खाना बनाने के लिए भी एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि ना इतनी गर्मी में तुझे खाना बनाने का मन करेगा और ना ही तेरी बूढ़ी सास को। माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात ही बोल दी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और आपको पता है हमारे गांव के अंदर जो मालती है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम उसी को रख लेते हैं। पर सुना है संध्या बहू, उसके 2 बच्चे हैं, वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर खाना बनाने थोड़ी आएगी। माँ जी, 2 बच्चे ही तो हैं, घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे और शाम को मालती के साथ ही वापस चले जाएंगे। मैंने सुना है पूरे गांव में सबसे ज्यादा साफ सफाई से वही खाना बनाती है और ईमानदार भी है, तो चोरी चकारी का भी डर नहीं होगा। मालती दरअसल एक विधवा थी जो कि अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले ही किया करती। कभी वो जमींदार के यहाँ ठेके पर मजदूरी करने चली जाया करती, तो कभी दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा यही सब कर लिया करती। जब उसे कुसुमलता अपने घर खाना बनाने का प्रस्ताव देती है तो वो खुश हो जाती है। मालती की खुशी दुगनी हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि वो अपने दोनों बच्चों को भी लेकर जा सकती है। अच्छा है, भगवान ने इस गर्मी के कहर में मेरी सुन ली। मेरे बच्चे उस कोठी के अंदर आराम से ठंडी हवा के अंदर रहेंगे और मैं खाना बनाकर घर की थोड़ी ज्यादा साफ सफाई कर दिया करूंगी, ताकि उन लोगों को मेरे बच्चे बोझ न लगे। अब ऐसा ही होता है। मालती कोठी के अंदर जाती है और कुसुमलता उसे सारा काम समझाते हुए कहती है, सुन मालती, घर के अंदर चोरी चकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर घर से एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर जाना है तो पूछ कर लेकर जाना है, समझी? माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। हमारी झोपड़ी में सूरज हमारे सिर पर चढ़ जाता है, कम से कम इस कोठी के अंदर मेरे बच्चे गर्मी के कहर से तो बचेंगे। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन तेरे बच्चों ने अगर हमें जरा भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, अब ऐसा ही होता है। मालती जहाँ रसोई घर के अंदर कर तपती रहती, वहीं उसके बच्चे रसोई के अंदर ही एक टेबल पंखा लगा हुआ था, उसके पास बैठकर उस पंखे की हवा खाकर खुश हो जाया करते। कुछ दिनों तक तो बड़े आराम से उनका गुजारा होता है, लेकिन एक रात जब वो अपने बच्चों के साथ घर आती है तो रिया कहती है, माँ देखा आपने, पंखा तो चल ही नहीं रहा। मैंने कितनी बार बटन दबाकर कोशिश कर ली। अरे ये क्या, भगवान को भी हमारी ही सारी परीक्षा अभी लेनी है। बस 10 दिन का समय और दे देता तो मेरी तनख्वाह आ जाती। बेटा ये पंखा तो खराब हो गया है। माँ, हम इस गर्मी में कैसे सोएंगे? मालती तभी एक हाथ पंखा निकालती है और अपने दोनों बच्चों को हवा करने लगती है। उसके दोनों बच्चे बड़े आराम से सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह मालती को काम पर जाने में देरी हो जाती है। संध्या उसे देखते ही भड़कते हुए कहती है, क्यों री, अभी से महारानी की तरह पेश आने लग गई है क्या? इतनी देर लगती है काम पर आने में, समय नहीं देखा क्या तूने? माफ कर दीजिए मालकिन, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आज के बाद मैं कभी देर से नहीं आऊंगी। मालती रसोई में खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही उसने दाल चढ़ाई हुई थी तभी अचानक रात भर ना सो पाने की वजह से उसे नींद की झपकी आ जाती है।
तभी संध्या जली हुई दाल की बात सुनकर रसोई में आती है और मालती पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे यहाँ पर आकर चूल्हे के पास सोने के लिए रखा है क्या? क्या इस चीज के लिए तुझे तनख्वाह देते हैं? सारा दिन तेरे बच्चे हमारे घर की कोठी में कूलर और पंखे के नीचे आराम करते हैं और तू हमें 2 वक्त की रोटी समय से नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुझे रखकर हमने। संध्या ये बोलकर मालती को काम पर से निकालने लगती है। तभी मालती को अपने दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। मालकिन, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे दोनों बच्चे परेशान हो जाएंगे। हमारी झोपड़ी का पंखा भी खराब हो गया है। जहां भी जाना है जा। मैं ही अपनी सास से सिफारिश करके तुझ जैसी गरीब को इस घर में काम पर रखा था और मैं ही अपनी सास को बोली थी कि तेरे बच्चों को घर के कूलर पंखे में रहने दे, लेकिन लगता है कि मैंने ही तुझे सिर पर चढ़ा लिया है। तुम जैसे गरीब गर्मी का कहर झेलने के लायक ही होते हो। कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तुझे, निकल जाए यहाँ से। संध्या ये बात बोलकर मालती को बिना पैसे दिए घर से बाहर निकाल देती है। मालती भी अपने दोनों बच्चों को लेकर रोते हुए घर आ जाती है। वहीं संध्या जब ये बात कुसुमलता को बताती है तो कुसुमलता संध्या पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे बहू। एक गरीब को काम से निकाला तो समझ में आता है, लेकिन उसके पैसे भी नहीं दिए। हम अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों को लूट कर खाएंगे। चल उसके घर चलते और उसके पैसे देकर आते हैं। कुसुमलता अब संध्या को लेकर मालती की झोपड़ी में जाती है। बाहर बहुत तेज धूप थी। वो जैसे ही मालती की झोपड़ी में घुसती हैं तो देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। मालती की झोपड़ी में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी जैसे किसी ज्वालामुखी के अंदर घुस आए हों। रिया और मुन्ना भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर संध्या और कुसुमलता की आंखों में आंसू भर आते हैं और संध्या कहती है, मुझे माफ कर दो मालती। मुझे ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ गरीबी का दिखावा करती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बेटी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से ही काम पर आ जाना। आज के बाद हम तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तू इतनी हिम्मत वाली है कि अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है और हम औरत होने के नाते एक औरत का साथ ना दें, ये तो गलत होगा। कुसुमलता की बात सुनकर मालती खुश हो जाती है और उसके शरीर में एक नई जान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या और कुसुमलता बिजली वाले को बोलकर मालती के घर में अपनी तरफ से एक पंखा लगवा देते हैं, जिसकी हवा सच में बहुत अच्छी आया करती थी। वहीं मालती भी गर्मी के कहर से बचने के लिए जब उसे तनख्वाह मिलती है तो अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा देती है, जिस वजह से उसके दोनों बच्चों को भी बहुत सुकून मिलता है। चंदनपुर गांव में गर्मी का मौसम जब भी आता था पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, गांव में फिर से गर्मी कहर बरसाएगी। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। जितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा चंदनपुर गांव अभी है, कुछ दिनों बाद जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब हमारा पूरा गांव जो है सूख जाएगा भैया। और हर बार ऐसा ही होता है। हमें तो शायद इन सबकी आदत सी हो गई है। चंदनपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी, पर पिछले 20 सालों से जब भी गर्मी पड़ती है चंदनपुर गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस जाते हैं। सारे नदी तालाब कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। जानवर भी चंदनपुर गांव की गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वे भी गर्मी में बिना पानी के तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे मत रोको। मैं गांव के बाहर वाले कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस कुएं में पानी है तो कोई लाने क्यों नहीं देता? पता है पूरा गांव सूख चुका है, बस एक वही कुआं है जिसमें पानी है। हम सभी को मिलकर उस कुएं में से पानी लाना चाहिए, वरना हम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला बहन, हम उस कुएं में से पानी नहीं ला सकते। अगर हम उस कुएं से पानी लेने गए तो वापस नहीं लौटेंगे, बता रहा हूँ। तो क्या करूँ? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दूं? माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती। मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है तभी सूरज आ जाता है। सूरज उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था। उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी है। ये लो, दीपू को पानी पिला दो। पर सूरज, अगर तुम ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी हमें पिला दोगे तो
तुम्हारे परिवार के लोग कैसे पानी पिएंगे? पानी तो खत्म हो जाएगा। चाची आप पहले दीपू को पानी पिला दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सूरज के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वो सरला ने अपने बेटे दीपू को पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुम सचमुच इस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर सूरज घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है, बता कहाँ से पानी लाएंगे? माँ मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, भैया सारा पानी देकर आ गए, अब मैं कहाँ से पानी पीऊं? सूरज तू इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने, है? अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी चंदनपुर गांव पर कहर बरसा रही है? तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ इस गांव को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया, तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता मैं। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगा माँ। बापू मैं जानता हूं आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर ही लौटूं। सूरज के माता पिता दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर सूरज गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सूरज एक गांव में पहुंचता है। सूरज देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। सूरज इसका कारण पूछता है। भैया ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? सूरज आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब हम पर दया कीजिए, चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए, हम इसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी 2 सिर वाली एक राक्षसी है, इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी? क्यों रे, तूने कब इससे शादी की? अरे माँ बाबूजी पहचाना? अरे नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं सूरज, पहचाना? आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा। सूरज चंपा के पिता को इशारा करता है। अरे हाँ, ये तो हमारा दामाद है। अरे सूरज। वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। सूरज ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। सूरज मैं 2 सिर वाली हूँ, मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, सूरज बहुत अच्छा लड़का है, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, सूरज जैसा दामाद मिला। सूरज चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सूरज गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर ये तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ। इसे देखकर सब डर रहे। अरे 2 सिर वाली इस राक्षसी को गांव से हटाना होगा। बस कुछ दिन की बात और है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था, गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं? चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों, ऐसा क्या कारण है इस गांव में गर्मी में इतनी परेशानी होती है? बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था, जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया
कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे ये कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है, फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गांव वालों को ये खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा का एक सिर गायब हो गया और चंपा सभी लोगों की तरह एक सिर वाली हो गई। तभी सूरज और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था। उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बरत पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा हो गया।